हाँ बच्चों, राधे राधे। आज हम मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में समझते हैं। तो जैसे हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स में देखा था कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई एरिया वेक्टर है तो उससे जुड़ा हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम E डॉट डी से देखते थे, और ये बिल्कुल वैसा ही है फ्लक्स को समझने के लिए जो हमने क्लास में पानी वाले एग्जाम्पल को समझा था। तो अब हम मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें तो मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ एन एरिया is directly proportional to the number of field lines passing through given area। हमें फ्लक्स को नंबर ऑफ फील्ड लाइंस के इक्वल नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जो फील्ड लाइंस होती हैं वो इमेजिनरी हैं। ठीक है, हम जितनी चाहें हमारे कन्वेंशन के हिसाब से बना सकते हैं। तो हमें फ्लक्स को ऐसा कहना चाहिए कि इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इंस्टेड ऑफ इक्वल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। अब हम एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कंसिडर करते हैं, और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक एरिया वेक्टर, एक एलिमेंट हमने लिया डी ए, सरफेस डी ए, जिसका एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाता है। तो इस स्मॉल एलिमेंट्री एरिया से एसोसिएटेड फ्लक्स हमारे पास में डी फाई इक्वल टू बी डॉट डी ए होगा। अब ये तो हमारे पास में एरिया एलिमेंट डी ए से एसोसिएटेड फ्लक्स था। अगर हम कंप्लीट सरफेस से देखना चाहें तो यहाँ पे देखिए बी डॉट डी ए का बी डी ए कॉस थीटा, और यहाँ पर थीटा जो आएगा तीन तरह से हम ले सकते हैं। थीटा 0 से बड़ा या 90 से छोटा, 90 या 90 से बड़ा और 180 से छोटा। ठीक है, तो जब थीटा 0 से बड़ा और 90 से छोटा होगा तब हमारे पास में फ्लक्स पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव फ्लक्स का मतलब आउटवर्ड फ्लक्स हो गया। और जब थीटा 0 होगा तब एसोसिएटेड फ्लक्स 0 होगा, उस एरिया से निकलने वाली फील्ड लाइंस होंगी ही नहीं। और जब थीटा मतलब एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर ग्रेटर देन 90 है तो इसका मतलब फ्लक्स नेगेटिव होगा, और नेगेटिव फ्लक्स को हम इनवर्ड फ्लक्स कहते हैं। अब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज हमारे पास में एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें हमने एक सिलेंडर रखा है। इस सिलेंडर में तीन सरफेस हैं, एक ये सर्कुलर सरफेस है, एक ये सर्कुलर सरफेस है, और ये सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस है। तो इस वाली सर्कुलर सरफेस का एरिया वेक्टर इस तरफ होगा, यहाँ वाली सिलेंड्रिकल सरफेस का एरिया वेक्टर इस तरफ होगा, और इस वाली सरफेस का एरिया वेक्टर इस तरफ होगा। तो हमने तीनों सरफेस के एरिया वेक्टर देखे। अब हम इस सरफेस की बात करें तो ये सरफेस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, लेकिन एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। अब इस वाली सरफेस की बात करें तो ये जो सिलेंड्रिकल सरफेस है, ये जो कर्व्ड सरफेस है, ये फील्ड के पैरेलल है, लेकिन इसका एरिया वेक्टर फील्ड के परपेंडिकुलर है। इसी तरह से यहाँ पर ये एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल है, और सरफेस जो है वो परपेंडिकुलर है। तो इस डायग्राम से क्लियर होता है कि S3 सरफेस से फील्ड लाइन के अंदर जाने का फील आता है, और S1 सरफेस से फील्ड लाइन के बाहर आने का। तो कुल मिला के हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो एरिया वेक्टर होता है वो हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल लिया जाता है। तो अगर अभी हमारे पास में स्मॉल सरफेस के लिए एरिया बी डॉट डी ए है, तो कंप्लीट सरफेस के लिए एरिया हम सरफेस इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी ए लेंगे, जिस पर हम आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो फ्लक्स एसोसिएटेड विथ एंटायर सरफेस, जैसा मैंने आपको बताया, बी डॉट डी ए का सरफेस इंटीग्रल। अब मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट, तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला है, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, तो टेस्ला मीटर स्क्वायर को हम नया नाम वेबर देते हैं। टेस्ला का सीजीएस गाउस है, मीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का सीजीएस यूनिट
मैक्सवेल होता है, जो कि गाउस सेंटीमीटर स्क्वायर है। इनमें आपस में रिलेशन देखते हैं, 1 वेबर इक्वल टू 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर। तो 1 टेस्ला 10 की पावर 4 गाउस, 1 मीटर स्क्वायर 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास में ये 10 की पावर 8 मैक्सवेल आता है। अब इसको हम फंडामेंटल यूनिट्स या डायमेंशन फॉर्मूले की अगर बात करें तो वेबर क्या हुआ, टेस्ला मीटर स्क्वायर। टेस्ला को हम न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर भी लिख सकते हैं और इंटू मीटर स्क्वायर है, तो हमारे पास में ये न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। तो इस मीटर से ये मीटर कैंसिल आउट हो सकता है, तो ये हो गया न्यूटन मीटर पर एम्पियर। तो न्यूटन मीटर को हम जूल कहते हैं, तो जूल अपॉन एम्पियर। अब ये जो एम्पियर है, अब इसको अगर हम कूलाम पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहें तो कूलाम यहाँ पर, सेकंड यहाँ पर, तो जूल पर कूलाम को हम नया वोल्ट भी कह सकते हैं, तो ये वोल्ट सेकंड भी हो जाएगा। तो हमारे पास में इसको वोल्ट सेकंड भी कह सकते हैं। अब इसको अगर हम फंडामेंटल में करना चाहें तो यहाँ पे जूल कूलाम और इसको हम फंडामेंटल यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे तो वो फंडामेंटल यूनिट आएगा। यहाँ पर ये जितने भी यूनिट्स हैं ये सब डिराइव्ड यूनिट कहलाएंगे। तो अब हमारे पास में वेबर को टेस्ला मीटर स्क्वायर या न्यूटन मीटर अपॉन एम्पियर या जूल अपॉन एम्पियर या वोल्ट सेकंड कहा गया। कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से दिया है और एरिया वेक्टर इस तरह से, हमें फ्लक्स पूछा है। तो यहाँ पर हमें डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी ध्यान होनी चाहिए कि आई डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के 1 होता है। तो यहाँ पर इसमें आई तो है ही नहीं, तो 2i का मल्टीप्लिकेशन आएगा ही नहीं। ये जे कैप और जे कैप का मल्टीप्लिकेशन 15, 6 के कैप और 4 के कैप का 24। तो हमारे पास में अब ये 15 प्लस 24 39 टेस्ला मीटर स्क्वायर रहा। एक और सवाल देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास में 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप है और कॉइल जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 25, जहाँ पे 25 मीटर स्क्वायर की यूनिट्स में है, उससे जुड़ा हुआ उस शेप का कोई कॉइल है, तो उस कॉइल से जुड़ा हुआ फ्लक्स निकालना है। तो ये जो इक्वेशन हुआ ये सर्कल का है, इसका मतलब हमारे पास जो कॉइल है वो सर्कुलर कॉइल है और इस इक्वेशन को देख के क्लियर होता है कि ये सर्कुलर कॉइल एक्स वाई प्लेन में है। ठीक है, तो इसका एरिया वेक्टर जो होगा वो जेड एक्सिस पर होगा। तो इसका एरिया वेक्टर हम पाई आर स्क्वायर के कैप लेते हैं, तो यहाँ पर आर स्क्वायर 25 है बेटा, तो हमारे पास में एरिया वेक्टर जो हो गया वो 25 पाई के कैप मीटर स्क्वायर है। तो फ्लक्स जो होगा वो हमारे पास में बी डॉट ए से, तो 25 पाई के कैप डॉट 5 के कैप, तो हमारे पास में फ्लक्स 125 पाई वेबर। अब इसी इक्वेशन को समझें, अगर हमें सर्कल विथ सेंटर एट ओरिजिन का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, इसका मतलब ये हमारे एक्स वाई प्लेन में है। अगर सर्कल का इक्वेशन ऐसा है तो ये वाई जेड प्लेन हो गया, और सर्कल का इक्वेशन ऐसा है तो ये एक्स जेड प्लेन है। इस सर्कल का एरिया वेक्टर के कैप डायरेक्शन में होगा, इसका एरिया वेक्टर आई कैप की डायरेक्शन में होगा और इसका एरिया वेक्टर जे कैप की डायरेक्शन में होगा। अभी हम एक और सवाल लेके चलते हैं कि हमारे पास में एक करंट कैरिंग वायर है जिससे ए डिस्टेंस पर एक रेक्टेंगुलर कॉइल रखी है जिसके डायमेंशंस बी और सी हैं। हमें इस वायर से यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है। तो कई बार बच्चे यूँ भी सोच सकते हैं कि भाई हमें यहाँ पर और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल के उसका एवरेज ले लिया और फिर हम फ्लक्स निकाल लें। तो ये डिस्टेंस का एवरेज ए और इन डिस्टेंस का एवरेज क्या हो गया, ए प्लस b/2, इस पूरे का हाफ ले लिया। तो पहला आंसर ध्यान रखना बेटा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये वाला होगा, लेकिन ये गलत है। ठीक है, तो ऐसे सवालों में हम एवरेज नहीं ले सकते। उसका कारण क्या है? द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज एज जो हमने यहाँ पे मिस कॉन्सेप्ट लिया था
ये यहाँ पर काम में नहीं है। ये केवल कब काम में आएगा, जब वेरिएशन यूनिफॉर्म हो। Here it cannot be applied as variation of magnetic field is inversely proportional to distance. तो अब इस सवाल को कैसे किया जाएगा, हम यहाँ पर छोटी छोटी कई रेक्टेंगुलर स्ट्रिप मान लेंगे जो यहाँ से x डिस्टेंस पर है और उस स्ट्रिप का थिकनेस dx है। तो देखिए इस स्ट्रिप का एरिया वेक्टर तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड है आपकी तरफ, लेकिन इसका मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो क्रॉस आएगा। मतलब एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर आप लोगों की तरफ है बच्चे, और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इनवर्ड है। तो अब हमने क्या किया, इस कॉइल को, द कॉइल कैन बी कंसीडर्ड टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रिप्स, कई ऐसी छोटी छोटी स्ट्रिप्स मान लेंगे ऑफ थिकनेस dx टेंड्स टू 0। अब हम इस थिकनेस को बहुत छोटा मान रहे हैं। उसको आप मानने का कारण क्या है कि ये dx इतना छोटा है कि मैग्नेटिक फील्ड अपन इस डिस्टेंस पर कांस्टेंट ले सकें। ठीक है, तो अब हमने वहाँ पर फ्लक्स लगाया नेगेटिव। अभी हमें समझ में ही आ गया क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड था और हमारा एरिया वेक्टर आउटवर्ड है। तो x डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड वायर की वजह से μ0I/2πx और एरिया वेक्टर जो है वो CdX हो गया। तो हमारे पास में ये इस स्ट्रिप से जुड़ा हुआ फ्लक्स आ गया, हमने इसको रीअरेंज करके लिखा। अब जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वो a से a+b आया। अब ये समझते हैं कि जब ये वाला स्ट्रिप यहाँ पर होगा तब x a हो जाएगा, लेकिन जब यही स्ट्रिप यहाँ पर आ जाएगा तब ये डिस्टेंस a+b होगा। तो अब हम यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो dx/x का इंटीग्रेशन log x बेस e आता है। तो हमारे पास में ये इंटीग्रेशन log x बेस e रहा, लिमिट्स a से b तक। अब हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो यहाँ पर log m माइनस log n का फॉर्मेट बनेगा, जिसे हम फाइनली log ऑफ m/n से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इसको हमने log ऑफ m/n से रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम आगे बात करते हैं। मान लीजिए हमारे पास में एक और इस तरह का क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो B0 प्लस RB0 K कैप है। यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है और हमें इस कॉइल से जुड़ा हुआ फ्लक्स देखना है। तो अब चूंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस के साथ चेंज हो रहा है तो हम डायरेक्ट B.A तो नहीं लगा सकते क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सब जगह कांस्टेंट नहीं है। तो इसको भी हमने एक एलिमेंट लिया। इस डिस्क को हम छोटी छोटी रिंग्स से बना हुआ मान सकते हैं। ऐसी ही एक एलिमेंट्री रिंग की रेडियस r है और उसके थिकनेस dx है। अब अगर इस रिंग को हमने यहाँ से काट के यूँ फैला दिया तो ये वाली जो सर्कमफ्रेंस है वो इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप की लेंथ हो जाएगी और ये dr उसकी थिकनेस हो जाएगी। तो इस एलिमेंट्री स्ट्रिप का एरिया हमारे पास में 2πr dr रहा। अब इस एरिया से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स B.A, B की वैल्यू हमें गिवन है B0 प्लस RB0 और एरिया है हमारे पास में 2πr dr। तो इसको हम रीअरेंज करके लिखें तो 2π B0 हमने कांस्टेंट ले लिया और हमारे ब्रैकेट में r प्लस r स्क्वायर रहा dr। और जब ये एलिमेंट्री रिंग यहाँ पर आएगी इसका रेडियस 0 हो जाएगा और जब ये एलिमेंट्री रिंग यहाँ पर आएगी इसका रेडियस a हो जाएगा। तो हमारे पास में नेट फ्लक्स इस एंटायर डिस्क से जुड़ा हुआ नेट फ्लक्स इस तरह से दिया जाएगा। अपर लिमिट 0, मैंने बताया कि जब एलिमेंट्री रिंग यहाँ पर आएगी रेडियस 0 होगा और जब एलिमेंट्री रिंग यहाँ पर आएगी हमारा रेडियस a हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास में जो इंटीग्रेशन आ रहा है x की पावर n dx का, तो x की पावर n dx का इंटीग्रेशन x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस कॉन्स्टेंट है। अब ये कांस्टेंट इसलिए नहीं आएगा क्योंकि डिफाइनाइट इंटीग्रेशन है। तो हम इस स्टेप को एक बार वापस रीअरेंज कर दें तो स्मॉल r का इंटीग्रेशन फिर r स्क्वायर का इंटीग्रेशन
तो स्मॉल r का इंटीग्रेशन r स्क्वायर बाई 2 और r स्क्वायर का r क्यूब बाई 3, तो हमारे पास में ये आ गया। अब हम यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, तो यहाँ पर a स्क्वायर बाई 2 और यहाँ पर a क्यूब बाय 3 रहेगा। तो ये हमने मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम फैराडे और लेंज लॉ के बारे में पढ़ेंगे। राधे राधे बच्चों।